नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है स्टेट की वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी चल रही होगी साथियों। हरियाणा टीजीटी और पीजीटी का एचटेट आपका होने वाला है। आपको पता है 7 और 8 दिसंबर को होगा। तो एचटेट के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, उसके अंदर एचटेट या एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू बैच है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें 2022 का क्वेश्चन पेपर आज हम शुरू करने वाले हैं साथियों। 2016 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इतने पेपर आपको यूट्यूब पर केम अड्डा के अलावा किसी भी चैनल पर सोल्व नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले सभी चैनल्स देखे हैं, किसी पे भी इतने क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं है। क्लियर? तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपको कंटिन्यूअसली सारी वीडियोस लास्ट तक देखनी है, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप कवर कर सको। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका रिजल्ट बेटर मिलेगा। आपको पता है आप क्वालिफाई भी जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टेट 2022 का। ये कहता है कि विल्सन डिजीज कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ विच मेटल इन लिवर, किडनी एंड ब्रेन। देखो, लिवर, किडनी और ब्रेन के अंदर कौन सा मेटल जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो विल्सन डिजीज होता है। ठीक है, तो आप है ना विल्सन डिजीज के बारे में सोचो कि विल्सन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं कि विल्सन डिजीज किसकी वजह से होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि विल्सन डिजीज जो होता है साथियों, वो होता है आपका कॉपर की एक्सेस से। किसका अधिक्य होता है, किसका संचय हो जाता है, जब कॉपर मेटल बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी लीवर के अंदर या मसल्स के अंदर या किडनी और ब्रेन के अंदर जब स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपके पास, आपको हो जाता है विल्सन्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, विल्सन्स डिजीज होता है। अगर आयरन ज्यादा स्टोर हो जाए तो क्या हो जाता है, ठीक है, आयरन के एक्यूमुलेशन से क्या हो जाएगा, इसे हाइपर एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर एनीमिया हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी वजह से हाइपर कैल्शियमिया या फिर हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाता है। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर पहला सही रहेगा। कॉपर की एक्यूमुलेशन की वजह से, इसके संचय की वजह से, कॉपर धातु की संचय की वजह से क्या हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है, विल्सन डिजीज हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे क्या पूछता है, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव्स बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। देखो किससे बात क्या क्या कर रहा है, देखो ध्यान से हमें यही बात देखनी है। एक तो टोल्यूइन है हमारे पास, गिवन क्या क्या है, टोल्यूइन है, और टोल्यूइन से आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। टोल्यूइन से क्या बनाना है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो इसमें से कौन सा रिएजेंट है जिसको आप यूज करेंगे टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए साथियों। तो जो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आप रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो आपके पास होगा क्रोमाइल क्लोराइड। क्या होगा, क्रोमाइल क्लोराइड। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं साथियों। अब ये होता क्या है, ये रिएक्शन है, एक बाइनेम रिएक्शन है जिसको आपने पढ़ा भी हुआ है, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं साथियों। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि आप टोल्यूइन लेते हैं, टोल्यूइन यानी मिथाइल बेंजीन आप ले लेते हैं, टोल्यूइन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CrO2Cl2 यानी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बनता है, CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस। ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है साथियों। ये क्या होता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया। ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, इसको थोड़ा सा हीट करके इसका एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है साथियों, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है भाई। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने में कौन सा रिएजेंट लगेगा हमारे लिए, तो वो क्रोमाइल क्लोराइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे पूछता है कि फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन के लिए ई नोट सेल क्या होगा। ई नोट सेल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई नोट राइट माइनस में ई नोट लेफ्ट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर मैं ये बात करूं, क्योंकि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है किससे, आयरन के मुकाबले। ये रिएक्टिविटी की बात है, ये क्या है, रिएक्टिविटी की बात है। जिंक जो मोर रिएक्टिव होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है उसी को हम किसके ऊपर ले लेते हैं साथियों, एनोड के ऊपर ले लेते हैं।
अब अगर मैं इसका ई नोट सेल निकालूं तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस में लेफ्ट। अब आपको पता है कि सेल के अंदर राइट में कौन सा होता है, कैथोड होता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल की बात करें तो उसके अंदर राइट में क्या होता है, कैथोड होता है। तो कैथोड पे हम किसको लेंगे, आयरन को लेंगे। आयरन के लिए कितना दिया, 0.77, ठीक है। माइनस में माइनस का 0.76 वोल्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.53 वोल्ट। कितना आएगा, 1.53 वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको भी पता है रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 वाले पेपर में भी करवाया था, उससे पहले भी शायद एक बार 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। बस बदला क्या है, 2021 में क्या पूछा था कि इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी किसकी वजह से होता है, यहाँ पूछ लिया इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ऑप्शन चारों सेम है, मैंने तब भी आपको बताया था कि आंसर सभी के ऑप्शन के हिसाब से मैंने सबके डिजीज बता दिए थे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है ऑप्शन वाले। तो आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम किसकी वजह से इंक्रीज होता है, विटामिन के की वजह से, क्योंकि विटामिन के जो होता है इसका जो नाम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम होता है, फाइलोक्विनोन इसका नाम होता है। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी अगर एक बार घाव हो गया ना तो खून रुकेगा नहीं, थक्का नहीं जमेगा खून का, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाती है। विटामिन ई जो होता है आपको पता है इसका नाम होता है टोकोफेरोल। क्या नाम होता है, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, और साथ में मस्कुलर वीकनेस भी होती है, एंड मस्कुलर वीकनेस, और मस्कुलर वीकनेस भी हो जाती है साथियों। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन इसका नाम होता है। और इसकी कमी से आपको पता है क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। यानी कि आरबीसी जो होती है वो कम हो जाती हैं, क्लियर। विटामिन B6 जो होता है इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। क्या नाम होता है, पायरिडोक्सिन, इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन की कमी से क्या आते हैं, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है साथियों, डोरियन, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 95 में आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जा चुका है पहले, बस फर्क क्या था, 2021 में ये पूछा था कि किस मॉलिक्यूल की रिएक्शन अगर उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं Hg2+ और H+ की प्रेजेंस में तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, ऐसे पूछा था। लैंग्वेज बदल दी थी बस उसकी। इस बार क्या प्रॉपर रिएक्शन दी और प्रोडक्ट पूछा है। याद रखना मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप इथाइन मॉलिक्यूल लेते हो उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो किसकी प्रेजेंस में, Hg2+ और H+ की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर पर, तब आपको एल्डिहाइड मिलता है। तब क्या मिलता है आपको, एल्डिहाइड। इसके अलावा कोई भी एल्काइन, एनी अदर एल्काइन विल प्रोड्यूस कीटोन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के अंदर इथाइन को छोड़ के, इथाइन मॉलिक्यूल को छोड़ के कोई भी अल्काइन अगर हम ले लेंगे उसके अलावा तो वो हमें क्या देगा, एक कीटोन ही फाइनल प्रोडक्ट के रूप में देगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेनी है आपको इस बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों आपके लिए। क्यों, क्योंकि वो कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर, तो कोई भी मॉलिक्यूल देगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया इसका मतलब क्या है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर इथाइन है तब तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर इथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन और मिल गया तो आप हमेशा कीटोन को एज ए प्रोडक्ट पाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, प्रोपाइन दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रोपाइन दे रखा है। ध्यान से देखो, इसका मतलब जिस ऑप्शन में आपके पास कीटोन बन रहा हो वही उसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कितना इजी था ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। ये आपका माइकलिस मेंटेन जो इक्वेशन होती है एंजाइम कैटालिसिस की, जिसमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों के लिए। ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कब आया था, 2020 का क्वेश्चन है, डिट्टो एज इट इज छपा था 2020 के एचटेट वाले पेपर में। और इसका ऑप्शन नंबर 2 वहां मैंने पूरा सोल्व करवाया हुआ कि कैसे ये निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो आप 2020 का जो सोल्यूशन है आप उसको देख लीजिएगा बस एक बार, ठीक है। 2020 का एचटेट का जो सोल्यूशन है पीजीटी का,
उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। मैंने इसको पूरा सोल्व करवाया कि ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पिछले साल ही आया था, तो मतलब 2021 वाला पेपर जो हमने किया ना साथियों, उसी के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। बस उसमें ये वाला ग्रुप नहीं था, ये जो साइड चेन है मिथाइल ग्रुप, ये उसमें नहीं था, बस ये यहाँ ऐड कर दिया। डाइवेल H2O आपको एक एल्कीन दिया हुआ, साथ में साइनाइड दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, डाइवेल H जो होता है, ये सिलेक्टिव रिडक्शन करवाता है। क्या करवाता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करवाता है। मतलब इट डज नॉट अल्टर द डबल बॉन्ड, इट डज नॉट रिड्यूसेस द पाई बॉन्ड। मैं सीधा सीधा कहता हूं, ये पाई बॉन्ड का रिड्यूस नहीं करता, बट इट सिलेक्टिवली रिड्यूसेस, इट सिलेक्टिवली रिड्यूसेस द नाइट्राइल ग्रुप टू एल्डिहाइड ग्रुप, यानी नाइट्राइल ग्रुप इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन में ध्यान से देखो, कहाँ नाइट्राइल ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में CHO ग्रुप दिखा रहा है। ये थोड़ा प्रिंटिंग की वजह से इधर दिया हुआ है, क्योंकि जो पेज था ना क्वेश्चन पेपर का, वो यहीं पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है उसका मार्जिन, तो इसलिए ये जो CHO ग्रुप यहाँ आना चाहिए था, वो थोड़ा नीचे दिखा दिया इसके इधर वाले साइड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। देखो डबल बॉन्ड एज इट इज पड़ा है, और साइनाइड जो है आपका वो CHO में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है नहीं, तो आंसर ही गलत है, साइनाइड में पड़ा रहेगा, ये भी आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा साथी। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स इनके लिए। अब इनमें से कौन सा इसको हाईली रिएक्टिव जाएगा, तो रिएक्टिविटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा साथियों पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये कैसा सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, यानी जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी फास्टर रहेगी। अब आप सपोज करो आपके पास एक है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, दूसरा आपके पास दिया पैराटोल्यूएल्डिहाइड। पैराटोल्यूएल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप लग गया। फिर तीसरा मॉलिक्यूल आपको गिवन है साथियों नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी पैरा पोजीशन पे कौन लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। फिर आपको दिया एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब हो गया यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप डाल दिया COCH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर। देखो एक चीज तो आपको याद ही होगा कि एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। इसके पीछे दो रीजन थे साथियों, एक तो था इलेक्ट्रॉनिक रीजन और दूसरा था आपके पास स्टीरिक रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है कि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है कि एक ही R ग्रुप होता है या AR ग्रुप होता है जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, जबकि कीटोन के अंदर ऐसे दो ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दोनों करेंगे। दूसरी बात स्टीरिकली हिंडर्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कीटोन में बड़ा होता है, क्योंकि कीटोन के अंदर क्या होता है कि दोनों साइड कोई ना कोई R ग्रुप तो जरूर जुड़ा होगा, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है, तो स्टीरिक रिपल्शन होता है। इस कार्बन के पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के लिए आता है तो उसको स्टीरिक रिपल्शन फील होता है, इतना रिपल्शन होता है, इतना हिंड्रेंस होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल ऐड ही नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एज कंपेयर टू कीटोन। तो एसिटोफिनोन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, कीटोन है। अब बच गए 3 एल्डिहाइड। अब इन 3 एल्डिहाइड में देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरे में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देखो
इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 ग्रुप होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। और NO2 ग्रुप जो होता है साथियों, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अब चूंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देगा। ये क्या करेगा? डिक्रीजेस दी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दे के प्लस आई इफेक्ट शो करके, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम अवेलेबल है, न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हो पाएगा। जबकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और अगर रिंग में से खींचेगा तो ये वाला कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। यानी कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेस, ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है भाई। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस। इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट कौन जाएगा? अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी आपके पास पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे क्या पूछा है साथियों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज। क्या पूछा हुआ है? एंट्रोपी चेंज पूछा हुआ है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। किस प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। किस प्रोसेस के अंदर पूछा है साथियों? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर पूछा होता है। अब आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है? चेंज इन हीट किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय में टाइम। यानी एंट्रोपी का हीट और टेम्परेचर के साथ, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर के साथ ये वाला रिलेशन होता है। ये बात हमें पता है। अब ये भी हमें पता होता है, क्या पता होता है? कि जो DQ है यानी चेंज इन हीट है रिवर्सिबल प्रोसेस का एट कांस्टेंट प्रोसेस, वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे DH के इक्वल। यानी कितना एनर्जी चेंज है या हीट में कितना चेंज आया है वो किसके इक्वल होता है? एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। तो इसी चीज को मैं यूज करता हूँ। और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होती है? CPDT होती है। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होती है? CPDT होती है। इसी को यूज करते हुए मैं DS को क्या लिख सकता हूँ? CPDT डिवाइड बाई T। मैंने इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है, बस ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। किसकी? इसकी। ठीक है, मैं नाम भी दे देता हूँ। चलो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट के अंदर। जैसे ही मैं सेकंड वाले की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो फिर मुझे ये मिलता है, ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। DS इज इक्वल टू में CPDT बाई T। अगर मैं इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इस इक्वेशन 3 को ऑन इक्वेशन 3 हमें क्या मिलता है देखते हैं। चलो वी गेट, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, S1 से S2 DS को इंटीग्रेट किया विच इज इक्वल टू CP कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। T1 से T2 DT बाई T को इंटीग्रेट किया। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आती है साथियों? यहाँ से मेरे पास आता है डेल्टा S इज इक्वल टू में, डेल्टा S इज इक्वल टू में CP और मेरे पास आ जाएगा LNT T1 से लेके T2 तक। ये लिमिट आ जाती है, लोअर लिमिट टू हाई लिमिट। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा S इज इक्वल टू में CP ln T2 बाई T1 लिख सकता हूँ, क्योंकि T2 माइनस T1 करूंगा, T2 माइनस T1 लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ln T2 माइनस T1 यानी ln T2 बाई T1 में लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहीं पर हमसे पूछा हुआ है कि डेल्टा जो चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके इक्वल आएगा, कौन सी प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी देगी? तो ये वाली प्रोसेस दे देगी, डेल्टा C इक्वल टू CP ln T2 बाई T1। यानी सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है हमारा वही सही है।
सपोज करो वो इसको नेचुरल लॉग में ना देके आपसे क्या पूछ ले, log बेस 10 में पूछ ले, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू में 2.303 एन सी पी log T2 बाई T1 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी साथियों। क्लियर? अगर आपसे वो नेचुरल लॉग में पूछ रहा है तो ये वाली इक्वेशन लगा दें, अगर आपसे वो log बेस 10 में पूछ रहा है तो ये वाली इक्वेशन लगा दें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछ रहा है कि C6H5OH को HBr के साथ रिएक्शन करवाई। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आप C6H5CH2OH की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, HBr के साथ, तो आपको मिलता है C6H5CH2Br। ठीक है, ब्रोमीन लग जाता है, बात खत्म। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो KCN के साथ तो ब्रोमीन की जगह साइनाइड लग जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH2CN। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाते हो किसके साथ, H2OH+ यानी कि H3O+ भी लिख सकते थे, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, तो आपको पता है, मैंने कल भी बताया था ये सेम ही रिएक्शन कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी कल वाली रिएक्शन जो थी ना उसमें सिर्फ यही तक पूछा हुआ था कि C क्या होगा। अब देखो 2022 में यानी 2021 में तो यहाँ तक पूछा, 2022 में क्या पूछ रहा है, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ करवा दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा साथी, वो ये रहेगा C6H5CH2NH2 मिथेनामाइन। ठीक है, फिनाइल मिथेनामाइन, इसको क्या कहते हैं, फिनाइल मिथेनामाइन, इसको क्या कहते हैं साथियों, फिनाइल मिथेनामाइन। यही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 फिनाइल मिथेनामाइन है, यही हमारा क्या रहेगा इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है साथियों, 101 नंबर क्वेश्चन में ये फिर से रिपीट हो गया। ये क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, ये 2021 वाले पेपर में था। ठीक है, सेम क्वेश्चन, डिट्टो वही क्वेश्चन है, आपसे वही चीज पूछी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ कंडेंसेशन। मैंने कल भी बताया था कि सेल्फ कंडेंसेशन है किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड का, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसकी प्रेजेंस में, साइनाइड आयन की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमारा सही होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन। स्टोबे के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी स्टोबे रिएक्शन होगी तो स्टोबे रिएक्शन में कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन किसके साथ रिएक्ट करता है, ये सक्सेनिक एसिड के एस्टर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ, एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। अगर सक्सेनिक एसिड का एस्टर नहीं दिया हुआ इसका मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो रिएक्शन स्टोबे कंडेंसेशन हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, प्लस में हमें क्या ऐड करना होता है, एक बेस ऐड करना होता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन प्लस में एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और क्या होता है भाई, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। प्रोडक्ट को ध्यान रख के भी हम बता सकते हैं, बहुत सारी बार प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर बनता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर मिलेगा हमें, हाफ एस्टर। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल रहा है और ये सारी कंडीशन फॉलो होती है तो स्टोबे होता। अब आते हैं बात किस पे, पर्किन के। पर्किन में क्या होता है साथियों, पर्किन में आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड होना कंपलसरी है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और उसके साथ में क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, एनहाइड्राइड किसका होगा, एलिफेटिक एसिड का। और कैसा एलिफेटिक एसिड होना चाहिए, ऐसा एलिफेटिक हो जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी एनहाइड्राइड भी सिर्फ उसी एलिफेटिक एसिड का होना चाहिए जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। इनके साथ प्लस में प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन भी जरूरी है, यानी Na+ या K+ आयन की प्रेजेंस होगी। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलेगा आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलेगा साथियों। बीएससी की ऑर्गेनिक की बुक में आपको ये सारी रिएक्शंस मिल जाएंगे, बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में आपको सारी रिएक्शन मिल जाएंगी। कैनिज़रो रिएक्शन में आपको पता ही है कि कोई भी 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। ठीक है, कोई भी 2 एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास
अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और कंसंट्रेटेड एल्केली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और आपको एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट, ठीक है, प्लस में एक अल्कोहल मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। और ये वाली जो रिएक्शन है कैनिजरो रिएक्शन, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम ही मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर आपके लिए बेंजोइन कंडेंसेशन होगा, क्योंकि उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन होता है। ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वो केसीएन, एचसीएन या फिर थायमाइन की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में एज ए प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमसे क्या पूछा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है साथियों, आराम से कर सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट सच एज कॉपर। तो ये 12th क्लास में रिएक्शन है आपके पास। अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, उनके वेपर को आप कॉपर 573 केल्विन के ऊपर से पास करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल आपने लिया, सेम चीज, कॉपर 573 केल्विन पास करो तो आपको कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप टर्सरी अल्कोहल को पास करते हो, हीटेड कॉपर के ऊपर से वेपर पास करते हो अल्कोहल के, तो आपको एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन प्रेफर हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, इसी वजह से एल्कीन मिलता है। तो ये क्या कहता है, डज नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन सा होगा आपका एल्कोहल, तो वो एक टर्सरी एल्कोहल होना चाहिए, और टर्सरी एल्कोहल हमें सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है साथियों, बिल्कुल इजी पीजी है। इसमें क्या पूछा हमसे, इसमें ये कहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने होंगे। क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ मिलीमोल को इक्वल करना है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल को कैसे निकालते हैं, मोलेरिटी गिवन इनटू में वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, ml में होनी चाहिए। तो अगर मैं HCl के लिए निकालना चाहूँ, जैसे हमें यहाँ पर HCl दिया हुआ है, तो HCl के निकालना चाहूँ, HCl की मोलेरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितनी है 50 ml, तो मिलीमोल कितने आएंगे 10 मिलीमोल, ठीक है। तो सेम मिलीमोल अगर मैं NaOH के लिए निकालना चाहूँ साथियों, तो कितने निकलेंगे 0.1 मोलर 50 ml, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 मिली मोल आ जाएगा। तो नेट मिलीमोल, नेट किसके बचेंगे, क्योंकि HCl प्लस NaOH है ना, HCl प्लस NaOH है, तो हमें NaCl प्लस में वाटर मिलेगा। तो यानी किसके आयन बचे मिलेंगे, कौन पहले डिसोसिएट हो जाएगा, NaOH डिसोसिएट हो जाएगी क्योंकि उसके मिलीमोल कम है। तो नेट मिलीमोल किसके बचे रह जाएंगे 10 माइनस में 5, टोटल कितने आएंगे 5 मिलीमोल। ये किसके बचे हुए हैं, H प्लस के बचे हुए हैं। अब जब हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। तो मोलेरिटी, मोलेरिटी कितनी आ जाएगी, हमें H प्लस आयन जो मिलीमोल दे रखे हैं HCl के, वो कितने हैं 5 मिलीमोल बचे हुए हैं। तो इसकी मोलेरिटी हम कितने मिलेंगे 5 मिलीमोल, डिवाइड बाई में टोटल वॉल्यूम कितनी थी 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, 5/100 अगर हम करते हैं तो 0.05 आपके पास मोलेरिटी आ जाती है, 0.05 मोलेरिटी आ जाती है। अब ये कंसंट्रेशन आ गई मोल पर लीटर में। तो पीएच क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.05 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 माइनस में log 5 की वैल्यू होती है 2 माइनस में 0.6989। इसको अगर सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1.30। तो यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में आपका ये आंसर गिवन है। थर्ड ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या है, गिवन है साथियों। क्लियर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, इसको मैंने चेंज नहीं किया था क्या, ठीक है। यही आपका 1.3 जो है वो पीएच रहेगी यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। प्रोलॉन्ग हीटिंग जब करते हैं 2021 में भी पूछा और उससे पहले भी पूछा हुआ है।
कि जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे किसकी, ग्लूकोज की, यानी C6H12O6 की प्रोलॉन्ग हीटिंग करने की किसके साथ, HI के साथ, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, तो आपको एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, एन हेक्सेन, जो कि बताता है कि 6 कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ग्लूकोनिक एसिड कब मिलता है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाती है, किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ करवा देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला कैसे आएगा, CH4 और CH2OH, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें ये पूछता है 3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद रखना HBr के साथ रिएक्शन है, एल्कीन की रिएक्शन है। ठीक है, किसकी रिएक्शन है साथियों, एल्कीन की रिएक्शन है HBr के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 3 फिनाइल प्रोपीन की। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो याद रखना एल्कीन, आपके पास एल्कीन है, प्लस में हमने HBr डाला और ऊपर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन होगा। अब एंटी मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है साथियों, एंटी मार्कोव-निकोव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, यानी कि जो जुड़ने वाला जीव है, एडेंडम का मतलब कि वो जो रिएजेंट जो जुड़ेगा उसका नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, मैं एंटी मार्कोव-निकोव रूल लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड विच विल हैव लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां अगर नेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है तो एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन होता है, जो कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। तो आपके पास क्या है, 3 फिनाइल प्रोपीन है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, 3 फिनाइल प्रोपीन CH। ठीक है, और आपके पास हो जाएगा CH2CH2। ठीक है, 3 फिनाइल प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूँ HBr के साथ, प्लस में HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको पता है 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो Br यहाँ जुड़े या Br यहाँ जुड़े डबल बॉन्ड में। जहां ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां जुड़ेगा, तो सीधा सा क्वेश्चन में आंसर आपका ये आएगा कि इसके साथ जुड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट ये आ जाएगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2CH2Br, यानी 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका रहेगा। 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन आपका आंसर रहेगा, एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन के थ्रू जाएगी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन नंबर 106, आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। क्या है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है साथियों, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन वाले में से, सॉल्यूशन चैप्टर जो है वहां से आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। ठीक है, वो टेम्परेचर पूछ रहा है, कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करेगा इस प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेंगे, गिवन मास ग्लूकोज का कितना है 18 ग्राम, मोलर मास कितना है साथियों, मोलर मास है 180 ग्राम होता है। ठीक है, 12 6 72, 72 और 12 आपके हो गए 84, और 16 6 96, 96 और 400 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मोल। कितने मोल है, 0.1 मोल आपका आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है साथी, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें ऑलरेडी गिवन है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो मोलेलिटी निकाल सकते हैं, मोलेलिटी क्या होगी, मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये डायरेक्टली आ जाएगी 0.1 मोल पर केजी। क्या आ जाएगी, 0.1 मोल पर केजी, ये आपके पास आ गई मोलेलिटी।
अब जब हमने मोलैलिटी निकाल ली तो अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि हम जो भी आपका एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का उसको कैसे निकालते हैं। वो रिलेशन होता है डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? के बी इंटू में एन। के बी हमें यहाँ पर गिवन है वाटर के लिए, ठीक है। तो मैं अगर ये चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहूंगा तो वो कितना आएगा? 0.52 इंटू में मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी तो 0.1 है, तो आंसर आएगा 0.052 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टीबी मैंने निकाल लिया। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में 0.052 केल्विन है। इतना केल्विन चेंज इन टेम्परेचर आएगा। अब हमें ये पता है कि वाटर कितने पे बॉईल करता है, यानी कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन एट 1.013 बार प्रेशर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? एक्चुअल में आप याद रखना कि 1.013 बार जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 एटीएम, ठीक है। ये बार में दिया है, बस वो एटीएम में दिया है, ठीक है। तो इसके इतने इस प्रेशर पर ये वाटर कितने पे बॉईल करता है? 373.15 केल्विन पर। जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ा? इतना। तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? 373.15 केल्विन प्लस में कितना बढ़ा? 0.052 केल्विन। तो हमारे पास आंसर आएगा 373.202 केल्विन। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा साथी। ये कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में आपको गिवन है। क्लियर? आसान क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की और ये भी रिपीट है क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो सीएफसी जो होती है वो फोटोकेमिकल स्मोक का कोई कंपोनेंट, कॉमन कंपोनेंट नहीं होती, क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसमें O3 भी पाया जाता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम पैन कहते हैं, ठीक है। बहुत बार इसका नाम भी पूछा जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सीएफसी इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। क्लियर? कॉमन कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपसे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, एक तो आपको आई के बारे में पता होना चाहिए। आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। किस पे डिपेंड करता है? कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होंगे जब BaCl2 डिसोसिएट होगा, तो ये एक Ba2 प्लस आयन देगा, 2 Cl माइनस, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3 आयन प्रोड्यूस हुए इसके अंदर। जितने आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ही उसका कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उतना ही उसका क्या होगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? लोवेस्ट होगा। यानी 0.1 मोलर BaCl2 जो है उसी का आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? लोवेस्ट पाया जाएगा साथी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में हमसे क्या पूछता है? ओजोनोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स गिव प्रोपेन टू वन। भाई ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कब आया था इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ओजोनोलिसिस जो है वो कब आपसे पूछा गया था, ठीक है। ओजोनोलिसिस पूछा है आपसे 2019 के पेपर में। कहाँ पूछा है? ये सेम क्वेश्चन पूछा, डिट्टो क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं, सेम ही है। तो वो कहाँ पूछा आपसे? 2019 में। आंसर क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। कैसे आएगा मैं आपको एक तो मैं सिखा देता हूँ कि आप कभी भी आपको अगर ये पूछा हो कि रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिएक्टेंट पहचानने का एक ही तरीका होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ओजोनोइड कैसे बनता है, ठीक है। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन को कैसे लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ ऊपर CH3 लग जाएगा। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाता हूँ, यानी मैं ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ साथियों, किसके साथ करवा देता हूँ? ओजोन के साथ करवा देता हूँ, तो ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड में तरीका क्या होता है मैं बनाने का, ये सिखाता हूँ कि डबल बॉन्ड के साथ ये वाला जो कार्बन होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको यहाँ रख दो, उसके साथ जो चीज जोड़ रखी है उसको एज इट इज बाहर जोड़ दो, नीचे फिर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर वो कार्बन रखो जो राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड के, तो ये वाला है, मतलब डबल बॉन्ड पे ही राइट हैंड साइड में जो कार्बन है वो उसको CH2 एज इट इज रख दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ? जिंक वाटर डाल देता हूँ, तो ये ओजोनोइड टूटता है। कैसे टूटता है साथियों मैं बताता हूँ। ये ओजोनोइड कुछ ऐसे टूटता है, यहाँ से ऐसे, इस झोंपड़ी को आपको तोड़ देना है,
ठीक है। जैसे ही आप इस ओजोनॉइड को तोड़ोगे आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे भाई, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ बनेगा CH3 COCH3 प्लस में यहाँ बनेगा आपके पास HCHO, यानी एक तो मेथेनॉल बना, एक प्रोपेन 2 बना। अब आप कैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे पहचान पाएंगे, याद रखना आपको इसका डबल बॉन्ड हटा देना है और इसका भी डबल बॉन्ड हटा के आपस में जोड़ देना है। जैसे मान लो आपके पास CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, प्लस में मैं इधर ये प्रोडक्ट लिख रहा हूँ आपका COCH2। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ऑक्सीजन को बीच में से रिमूव करके देखना है। दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करने पर जो आपका रिएक्टेंट बन रहा हो, मतलब जो आपका प्रोडक्ट, इन दोनों को रिमूव करने के बाद जो मॉलिक्यूल आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। कंफर्म ट्रिक है, कभी गलत नहीं होती है, इसको आप यूज करके ये आंसर निकाल सकते हो। मतलब आपको पूरी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट जो इसमें दे रखे हैं वो लिखो, उनके बीच के ऑक्सीजन हटा के बस ये डबल बॉन्ड आपस में जोड़ दो, तो वो आपके पास आ जाएगा रिएक्टेंट आपका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 110 में हमसे क्या पूछा हुआ है साथियों, क्वेश्चन नंबर 110 में हमसे पूछा हुआ है कि which of the following artificial sweetener is methyl ester of dipeptide formed from the aspartic acid and phenylalanine। देखो सीधी सी बात है, आपको इसका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये भी 2019 वाले पेपर में आया हुआ है, 2019 वाले पेपर में फिर आया हुआ था। तो आपको अगर पहचानना है तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर है एस्पार्टेम। किसका है, एस्पार्टिक एसिड का नाम में ही पता चल रहा है एस्पार्टेम है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एस्पार्टेम राइट आंसर रहेगा साथ। ठीक है। एलिटेम एक हाई पोटेंसी शुगर होता है, हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, और इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी स्वीटनेस, यानी स्वीटनेस बहुत ज्यादा भी हो सकती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सेक्रिन जो होता है ना, वो जो सेक्रिन है आपका, वो आपके लिए होता है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। अगर सेक्रिन के बारे में पूछ ले तो वो क्या होता है, ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, बेंजीमाइड। और अगर सुक्रालोज के बारे में पूछ लिया जाए तो ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जो कि फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि कैलोरी का इनटेक जो है ना उसको कम किया जा सके। जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, उनके लिए जैसे शुगर फ्री टेबलेट्स जो आती हैं उनमें यही डाले होते हैं, ताकि क्योंकि एक तो ये स्टेबल होते हैं, इनमें से कुछ तो स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे, कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, और यूरिन के थ्रू डायरेक्ट एक्सक्रेट हो जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती शुगर। तो ऐसी शुगर चाहिए डायबिटीज वाले पेशेंट्स को जो बॉडी के अंदर स्टोर ना हो। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ साथियों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2022 के पेपर के, पहले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन सही लगा हो और आपकी प्रैक्टिस सही हो पा रही हो मेरी वजह से, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतने ज़्यादा साथियों के साथ ये लिंक जो है चैनल का या वीडियोस का प्लेलिस्ट जो है आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रैक्टिस कर पाए। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इतने सारे पेपर आज तक यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर आपको सोल्व नहीं मिलेंगे, और ऑथेंटिक आंसर की के साथ है साथियों, सारी की सारी एचटेट की आंसर की के साथ मैच होते हैं। मैंने सारी ऑथेंटिक आंसर की को मैच करके फिर आपके लिए सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद है आप अच्छा करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। कुछ दिनों की बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिलेबस आप गो थ्रू हो चुके हैं मेरे हिसाब से अब तक, तो अब तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बचती है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका फायदा होगा। साइकोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइको में आपको 25 के आसपास मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका यानी केमिस्ट्री या साइंस, जो भी आप पढ़ रहे हैं, टीजीटी के लिए साइंस और पीजीटी के लिए केमिस्ट्री, तो उसमें आपको 40+ मार्क्स लेने हैं। यहीं से आपके 60+ मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश जो है, हिंदी प्लस इंग्लिश का जो मटेरियल है
आपको उसमें 20+ मार्क्स लेने हैं बस, ठीक है। 30 का आता है, 30 में से 20+ लेने हैं, क्योंकि बाकी के बचे हुए 30 में से अगर तुक्के भी मार के आओगे ना तब भी आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आराम से। यानी मेन चीज इन पार्ट्स पे अगर फोकस कर लिया तो बिल्कुल आराम से, क्योंकि रीजनिंग हर कोई कर लेता है, 10 में से 5 क्वेश्चन सब निकालते हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन आप तुक्का भी मार गए होगे तब भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, मैथ्स के 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। तो ओबियस क्या है कि आप सबसे ज्यादा तो साइकोलॉजी और आपका सब्जेक्ट जो है उसको अच्छा कर लीजिए, यही आपके सिलेक्शन को प्रूव करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथियों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।